वोट देना आपका लोकतांत्रिक अधिकार है और ईवीएम के बटन पर हाथ होने के बाद भी आपके पास ये अधिकार होता है कि आप किसी को वोट ना दें। इसके लिए वहां नोटा का विकल्प होता है। वैसे लोग नोटा का अहमियत को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में 2018 में इसी नोटा ने 18 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के समीकरण को पलट कर रख दिया था। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। एमपी में 2023 के रण में होगा नोटा फैक्टर। दो 2018 में नोटा का कई सीटों पर दिखा था असर। किसी जमाने में चुनाव में बागी खेल बिगाड़ दिया करते थे। हालांकि बागी आज भी सबसे बड़ी पॉलिटिकल टेंशन है, लेकिन अब एक और भी फैक्टर है जो किसी चुनाव में उम्मीदवार के गणित को बिगाड़ सकता है, और इस फैक्टर का नाम है नोटा, यानी इनमें से कोई नहीं। ये एक ऐसा विकल्प है जिसे ईवीएम में मतदाताओं के लिए दिया जाता है। जो मतदाता उम्मीदवार से नाराज होते हैं या उन्हें पसंद नहीं करते, वो ईवीएम में नोटा दबाकर अपने नैतिक विरोध को लोकतांत्रिक तरीके से दर्ज कराते हैं। 2018 में मध्य प्रदेश में इस नोटा फैक्टर ने कई विधानसभा सीटों पर कांग्रेस बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया था। 2018 के विधानसभा चुनाव में 30 सीटों पर नोटा को 4000 से ज्यादा वोट मिले। इनमें 20 सीटें कांग्रेस और 10 सीटें बीजेपी की हैं। 16 सीटों पर नोटा को 5000 से ज्यादा वोट मिले। नोटा ने कई जगह कांग्रेस बीजेपी के समीकरण बिगाड़ दिए थे। नोटा को अक्सर मतदाताओं की नाराजगी से जोड़कर देखा जाता है, और ये एक तरह से सियासी दलों या उम्मीदवारों के लिए एक सबक भी होता है। बात 2018 के विधानसभा चुनाव की करें तो 2018 में 13 सीटों पर हार जीत के अंतर से ज्यादा वोट नोटा को मिले थे। ग्वालियर दक्षिण में कांग्रेस के प्रवीण पाठक ने बीजेपी के नारायण सिंह कुशवाहा को हराया था। ग्वालियर दक्षिण में प्रवीण पाठक और नारायण कुशवाहा के बीच हार जीत का अंतर 121 वोटों का था, जबकि यहाँ पर नोटा को 1150 वोट मिले थे। जहाँ नोटा को ज्यादा वोट मिले, वहाँ जनता में सभी पार्टियों को लेकर नाराजगी थी। अब आपको एक एक कर उन 13 सीटों के बारे में डिटेल से बताते हैं, जहां 2013 में नोटा ने कांग्रेस बीजेपी का सारा खेल बिगाड़ दिया था। ग्वालियर दक्षिण की सीट कांग्रेस ने 121 वोटों से जीती। यहां नोटा को 1150 वोट मिले। कोलारस की सीट बीजेपी ने 720 के अंतर से जीती। यहां नोटा को 1675 वोट मिले थे। इसी तरह बीना की सीट बीजेपी ने 632 वोटों के मार्जिन से जीती थी, लेकिन यहाँ नोटा को 1528 वोट मिले थे। इसी तरह जबलपुर नॉर्थ में कांग्रेस ने 578 वोटों से जीत दर्ज की थी, लेकिन यहाँ नोटा को हार जीत के अंतर से ज्यादा 1209 वोट मिले थे। टिमरनी सीट पर बीजेपी ने 2213 वोटों से जीत दर्ज की थी, लेकिन यहाँ नोटा को 4084 वोट मिले थे। इसी तरह ब्यावरा में कांग्रेस को 826 वोटों से जीत मिली, लेकिन नोटा को यहाँ 1481 वोट मिले। मंधाता में कांग्रेस को 1236 वोटों से जीत मिली थी, लेकिन यहाँ नोटा को 1575 वोट मिले थे। राजपुर में कांग्रेस को 932 वोटों के अंतर से जीत मिली थी, लेकिन यहाँ नोटा को 3358 वोट मिले थे। जोबट में कांग्रेस को 2056 वोटों से जीत मिली थी, लेकिन यहाँ नोटा को 5139 वोट पड़े थे। इसी तरह पेटलाबाद में कांग्रेस को 5000 के मार्जिन से जीत मिली थी, लेकिन यहाँ भी नोटा को 5148 वोट मिले थे। जावरा में बीजेपी 511 मतों से जीती थी, लेकिन यहाँ नोटा को 1510 वोट मिले थे। सुवासरा सीट पर कांग्रेस 350 वोटों से जीती, लेकिन नोटा को यहाँ 2976 वोट मिले। इसी तरह गरोठ सीट पर बीजेपी 2108 वोटों से जीती, लेकिन नोटा को 2474 वोट मिले। ऐसा कोई इम्पैक्ट उसका आप यदि आइडेंटिफाई करना चाहो तो बड़ा मुश्किल होता है। जब चुनाव होता है, कैंडिडेट आते हैं, और उस वक्त आपको हर विधानसभा क्षेत्र में 100, 50, 200 लोग ऐसे मिल ही जाते हैं जो थोड़ा सा हटके करना चाहते हैं कि साहब हमें तो कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है, तो नोटा पे डाल देते हैं। लेकिन जब यदि ऐसी कोई स्थिति जो हम देखते हैं कि कई जगह हार जीत का जो अंतर है वो नोटा को मिले वोटों से ज़्यादा है, तो ऐसी कॉन्स्टेंसी भी हर बार हर चुनाव में 5 से 10 कॉन्स्टेंसी आइडेंटिफाई होती है। पिछले जब से नोटा आया है ये एक ट्रेंड रहा है कि कभी वो बीजेपी को नुकसान हो जाता है तो कभी कांग्रेस को हो जाता है।
उधर नोटा को लेकर सियासी दलों का क्या मानना है, ये सुनवाते हैं। देखिए, एक ऑप्शन होता है जो चुनाव आयोग ने दिया है कि वोट अपना ख़राब करने के बजाय आप किसी को पसंद नहीं कर रहे हैं, ये उसमें आप ऑप्शन होता है, उसका उपयोग करती है जनता और मतदाता। लेकिन ये कितना होगा, ये अनसीन बात है, ये ऐसी बात है जिसकी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि जहाँ पर किसी को कोई उम्मीदवार पसंद नहीं होगा वहाँ वो नोटा में जाएगा, या किसी के कोई आइडियोलॉजी का वोट है, कांग्रेस का कोई वोट है और वो कांग्रेस के उम्मीदवार को पसंद नहीं कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना चाहता, वो नोटा में जाता है। इसलिए नोटा का कोई कैलकुलेशन या अर्थमेटिक नहीं है, ये वो बीज गणित है। देखिए, नोटा जो है जनतंत्र की एक व्यवस्था है, लोकतंत्र की एक व्यवस्था जो चुनाव आयोग ने दी है। और जब कोई भी वोटर किसी एक दल को नहीं चुन पाता है, अपने मनपसंद प्रत्याशी को नहीं चुन पाता है, तो वो नोटा पे वोट करता है। मैं मानता हूँ कि नोटा कई सीटों पर प्रभावी रहा है पहले भी, और कई सीटों पर हो सकता है इस बार भी प्रभावी रहे। लेकिन इस बार मैं समझता हूँ कि जनता के मन में मुद्दे अलग तरह के, महंगाई, बेरोजगारी, ये शायद आज़ाद भारत में आज तक कभी इस तरह के मुद्दे नहीं रहे, क्योंकि 125 का पेट्रोल जनता ने कभी नहीं भराया। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इन सारे मुद्दों से लाभान्वित हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी होने वाली है, और कमलनाथ जी 150 से ज़्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएंगे। बेशक नोटा राइट टू री इलेक्शन, यानी जिस सीट पर नोटा को उम्मीदवारों से ज्यादा वोट मिले वहां फिर से चुनाव कराने का अधिकार नहीं देता, फिर भी ये वो पब्लिक सेंटिमेंट है जिसे सियासी दलों को नोटिस में लेना चाहिए और जनता के बीच जनता की पसंद के उम्मीदवार को उतारना चाहिए जो उनके लिए काम करे, ताकि अगली बार कोई भी नोटा वोट किसी उम्मीदवार का खेल ना बिगाड़ पाए। पिछले विधानसभा चुनाव में 13 विधानसभा सीटों पर नोटा का प्रभाव देखने को मिला था। इस बार विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें नोटा से प्रभावित होंगी ये तो नतीजे ही साफ करेंगे। लेकिन अगर नोटा होता है तो राजनीतिक दलों पर भी अपने प्रत्याशियों के चयन को लेकर सवाल जरूर खड़े होते हैं।